राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे तो भाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि अगर अब आने वाले कुछ महीने अगर आप पढ़ लोगे तो आने वाले कुछ साल आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर कुछ महीने में नहीं पढ़ोगे ना, फिर इस भर्ती में तो सिलेक्शन होगा नहीं, फिर आपको दूसरी भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा, जो कम से कम 2028 से पहले आपको हरियाणा में तो देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो आपको कई साल फिर वेट भी करना पड़ेगा, घर वालों के ताने भी सुनने पड़ेंगे और मेहनत भी करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा। और हो सकता है कि भाई फिर मजदूरी पर भी आपको जाना पड़ जाए, हो सकता है बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ जाएं और आपका ये जो मौका है वो भी चला जाए। ठीक है जी, तो मोटिवेशन मिल गया होगा, सुबह सुबह एनर्जी आ गई होगी। मतलब सुबह तो नहीं, मतलब शाम हो रही है, आप वीडियो देख रहे हो तब तो, मैं तो सुबह ही वीडियो बना रहा हूं। लेकिन जरूरी है, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए अभी। ठीक है। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि सर जी HSSC ग्रुप डी के लिए हिंदी 10 नंबर की आएगी और बिल्कुल आसान आती है, आज वाली क्लास में आप हिंदी का पेपर देखना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। भाई 10 नंबर है ना, 10 नंबर अगर आप जो स्कोर करोगे और 10 में से 10 आपने कर लिए तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, इस बात को नोट कर लेना। तो हिंदी को कमजोर समझना बंद कर दीजिए, इसको पढ़ना जरूरी है आप सभी को। ठीक है जी, तो आज हम पेपर देखते हैं और साथ में आप सभी को पता है मैं टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ा रहा हूं, और आज वाली क्लास में भी आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपको याद करना है। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और असली पेपर जो आपका आता है उस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके हिंदी के और इंडिया जीके के। चलो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका हिंदी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ई से आपको पता चल गया होगा कि भाई HSSC ग्रुप डी के एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। कीजिए, क्या है कुश प्लस आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है, ये अपने को बताना है। कुश प्लस आसन, देखो एक बात है, वैसे तो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, उनमें हर टॉपिक के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये आपकी हिंदी की अपनी पहली ही क्लास है ऐसे, तो थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा आइडिया देता हूं। कुश प्लस आसन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इनमें देखिए कौन सा सही लिखा हुआ है, जो सही लिखा हुआ होगा ना वही आंसर होगा। तो कुश प्लस आसन क्या बन रहा है, देख लो इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। कुशासन देख लो कौन सा सही लिखा हुआ है, कुश प्लस आसन सेम नहीं होगा। कुशा प्लस आसन, भाई कुश है तो कुशा हो ही नहीं सकता, तो ना ये आंसर ना ये आंसर। कुशासन कुशासन, लेकिन देखो कुशासन तो सन ये वाला होगा। ठीक है जी, तो ये तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो आपने ये याद कर लिया है ना, और याद क्यों करना है, क्योंकि आपसे शुद्ध वर्तनी भी पूछता है कि इनमें से कौन सा शब्द है वो सही लिखा हुआ है, किसकी शुद्ध वर्तनी है, और जो पहले पूछे जा चुके हैं ना उन्हीं में से ऑप्शंस उठा के आपको डालता है। ठीक है जी, तो याद कर लो कुशासन कैसे लिखा जाता है, कुशासन। ठीक है जी, ये आपका सलगम वाला है, ये आपका सैसलेट वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और करने की कोशिश करो और ईमानदारी से कमेंट करना 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होता है। हर एक स्टूडेंट ईमानदारी से कमेंट करके बताएगा, कोई बेईमानी नहीं, ये अपना परिवार है, अपनी फैमिली है, इससे क्या बेईमानी करोगे, और आप यहां से बेईमानी करोगे तो खुद के साथ बेईमानी करोगे। कमेंट करके ईमानदारी से बताना है 10 में से कितने आपने सही किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कापुरुष समस्त पद का उचित विग्रह होगा, किसका होगा ये आपको बताना है। कापुरुष है वो समस्त पद का उचित विग्रह होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको हिंदी जिनको लगती है आसान उनको औकात दिखाने वाला क्वेश्चन है। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, करोगे तभी मजा आएगा, नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बताइए, आंसर कीजिए। आ रहा है? अच्छा, कम ही स्टूडेंट को आ रहा है, चलो तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुत्सित पुरुष आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है।
ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। कभी पूछेगा सही उपयोग हुआ है, कभी पूछेगा सही उपयोग या प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, कभी हुआ है कभी नहीं हुआ है। तो इसमें हमें बताना है नहीं हुआ है वो कौन सा होगा। चलो 3 ही ऑप्शन है, तो इसमें तो आप आराम से निकाल सकते हो। वह मिन्नतें करता है। इस बार देखो आपको वर्तनी वर्तनी पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। गलत लिखा हुआ हो सही लिखा हुआ हो उसको बारे में आपको सोचना ही नहीं है। वैसे तो गलत लिखेगा नहीं, लेकिन उसके बारे में आपको नहीं सोचना। आपको किसके बारे में सोचना है? विराम चिन्ह जो दिए गए हैं उनके बारे में सोचना है। तो वह मिन्नतें करता रहा, वे उसे नजरअंदाज करते रहे। ठीक लिखा हुआ है, यहां पर ये ठीक है, यहां पर ये ठीक है, ओके डन। तो ये तो ठीक है, लेकिन हमें ठीक वाला नहीं गलत वाला बताना है। अब दूसरा देखिए, उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊंगा। अब यहां पर ये लिखा हुआ है, अब आगे क्या ठीक लिखा हुआ? देखो, अगर कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है या किसी चीज को संबोधित किया जा रहा है तो आपको क्या करना होता है? जैसे आपने देखा होगा कि भाई उसने कहा, यानी कि उसने कोई बात कही है, आगे हमें बताना है तो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक बात कही जाती है उसके लिए हम इसका क्या कर रहे होते हैं? इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वो क्या है? यहां पर लिखा हुआ आपका नहीं है, यहां पर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें तो और कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, तो ये तो वैसे ही ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है ना, इसके पीछे का रीजन क्या होगा, ये आपका रहने वाला है, ठीक है जी। तो उसने कहा कि मैं आज रात को नहीं आऊंगा, तो यहां पर या तो ये वाला यूज होगा या आपका ये वाला यूज होगा, क्योंकि किसी को संबोधित कर रहा है, उदाहरण दे रहा है, ठीक है जी, तो बताया जा रहा है, तब हम उसके जगह पे यहां पर ऐसे इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। या अगर कोई स्पेसिफिक बात है तो तब ऐसे इस्तेमाल करेंगे, या वरना एक का इस्तेमाल हमें करना होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सहायता बंद करना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सभी को आंसर करना है, मुहावरा बताना है। देखो, मैंने विलोम शब्द आप सभी को याद करवा दिए, ठीक है। विलोम शब्द पिछली जो अपनी क्लास हुई थी उसमें मैंने विलोम शब्द याद करवाए थे। विलोम शब्द बोल सकते हो या आप विपरीतार्थक शब्द बोल सकते हो। और आज वाली क्लास में हम मुहावरा पढ़ेंगे, क्योंकि मुहावरे से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मुहावरे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और साथ में आपको उसमें समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि हर मुहावरा आप याद नहीं कर सकते। जो बुक्स में है, जो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसी को याद कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप याद नहीं कर सकते ना। तो किस तरीके से उसके अर्थ को समझ के आप आंसर कर सकते हो, वो आज वाली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट तक सारे के सारे मुहावरे आपको याद करने हैं। चलो, तो सहायता बंद करना, सहायता बंद करने का मतलब क्या होता है कि भाई किसी व्यक्ति की पहले हेल्प कर रहे थे आप, और अब आपने हेल्प करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब देखो, रटे रटाई क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में। अगर मुहावरे समझ के करोगे तो ही आएंगे, रटे रटाई नहीं आएंगे। देखो क्या है, सहायता बंद करना, हाथ खींचना, आंच न आने देना। आंच न आने देने का मतलब क्या होता है कि भाई आंच न आने देने का मतलब उसके सामने प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, उसकी सहायता कर रहा है, लेकिन ये तो है सहायता बंद करना, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आनाकानी करना, आनाकानी का करने का मतलब है कि उसकी बातों को नहीं सुन रहा, ठीक है, उसके काम को नहीं सुन रहा, तो ये नहीं है। सहायता बंद करना तो अलग चीज हो गई, ठीक है। कोई अपने मन से कर रहा है, सहायता कर रहा है, अब उसने सहायता बंद कर दी, तो आनाकानी वाला सहायता वाला नहीं होता, ठीक है जी। वो सहायता मांगने वाला हो सकता था। मैदान छोड़कर भाग जाना, तो ये तो हारने से संबंधित हो गया, तो ये नहीं होगा। तो हाथ खींचना, किसी को आप सहायता के लिए हाथ दे रखा था कि भाई मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, लेकिन आपने अपना हाथ खींच लिया कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, तो उसका मतलब होता है सहायता बंद करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर ए भी बता सकता था, लेकिन आपको ऐसे करना है, रटना नहीं है, ठीक है। आज वाली अभी आगे हम जो मुहावरे पढ़ेंगे ना, उनसे आपको और आइडिया लगेगा कि कैसे क्या होता है। तो मुहावरे से फिक्स एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, तो पूरी क्लास को पढ़ना है, सारे मुहावरों को याद करना है। आगे बढ़ते हैं। दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
पर्यायवाची शब्द आप सभी को याद करने होंगे। आने वाली अगली क्लासेज में हम पर्यायवाची शब्द भी पढ़ेंगे, ठीक है, उनको भी याद करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन आप आंसर कीजिए, जिनको लगता है ना कि हिंदी बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, आंसर कीजिए आप। दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा? तो दिनकर किसका होता है? बहुत बार बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो पर्यायवाची शब्द तो, ठीक है जी, 7वीं 8वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा? सूर्य का क्या हो जाएगा? दिनकर हो जाएगा, ठीक है जी, सूर्य का क्या हो जाएगा? दिनकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। में का तत्सम शब्द रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, में का तत्सम रूप शब्द आपको बताना है। बताइए, संस्कृत रूप आपको बताना है। देखो ये में लिखा हुआ है, एक ये होता है, ये होता है मैं का मतलब है कि खुद के बारे में अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, जो ये लिखा हुआ है ये खुद से संबंधित हो गया, स्वयं से संबंधित हो गया, ये है में। तो में का मतलब होता है किसी के अंदर, ठीक है जी, में का मतलब होता है अंदर, बीच में, समझ रहे हो? तो अब आप बताइए, अब आप देख लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? मध्य हो जाएगा। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच होता है। ये में लिखा हुआ है, ये मैं है, दोनों में अंतर है। ये में है, ये में का मतलब बीच में हो गया, मध्य में हो गया, ठीक है, अंदर हो गया, तो ये है। और मैं होता है स्वयं से संबंधित, ठीक है जी, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूंगा, तो मैं हो गया स्वयं के बारे में अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है, ठीक है जी। और ये क्या होगा कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो एग्जाम के अंदर, ठीक है जी, जब एग्जाम देने जाओगे तो उसके अंदर आपका अच्छा स्कोर रहना चाहिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? इसमें भी आपको देखना है, कभी पूछेगा शुद्ध है, कभी पूछेगा शुद्ध नहीं है। तो इसमें पूछा है शुद्ध नहीं है, वो अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, आंसर कीजिए। मैंने आपको बताया था ना, वर्तनी याद कर लो, वर्तनी से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, पहले भी बताया था, तो बताइए अब वर्तनी बताइए, इनमें से कौन सी वर्तनी है जो गलत लिखा हुआ है? क्षुद्र है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। दुर्गंध, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सृष्टि है, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जब 3 बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। और स्तुति वैसे भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये अपने को याद रख लेना है, ऐसे अपने को चेक करना है। लेकिन मेन ध्यान क्या देना है कि शुद्ध पूछा है या शुद्ध नहीं पूछा, ये अपने को बताना है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। और भाई जिन स्टूडेंट को हरियाणा पुलिस वाला एग्जाम देना है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो एग्जाम तो आपका बाद में होगा, ठीक है, लेकिन अभी फिजिकल होगा, तो फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचे कि अभी सर्दियां नहीं है, मतलब सर्दियां हैं बाद में कर लेंगे, बाद में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने आज एक वीडियो बनाकर भी मोटिवेट करने के लिए अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला था कि भाई कोई नहीं जा रहा, ठीक है, सभी सर्दी के वजह से रुके हुए हैं कि अभी सर्दी है, लेकिन जिस दिन फिजिकल एकदम से आएगा, ये हरियाणा है प्रधान, यहां पर पता नहीं चलता, रातों रात डिसीजन होता है। आपको पता है ना कि पता चला था कि भर्ती कब आ रही है, रात को, तो ऐसे ही यहां पर रात को पता चलेगा कि सुबह 1-2 दिन बाद फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो चक्कर में मत पड़ना, ये हरियाणा है, हला देगा, ठीक है। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप फिजिकल करते रहो, और वैसे भी फिजिकल करते रहोगे तो एक्टिव रहोगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अब बोलते हैं, मैं हर वीडियो के नीचे देखता हूं, एक ना एक कमेंट आ जाता है कि सर जी आपके वहां पर सर्दी नहीं पड़ रही क्या, या सर्दी आपको ठंड नहीं लगती, ऐसे ऐसे। देखो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है, और एक्सरसाइज करते रहो, थोड़ा रेस करते रहो, और बाकी जो आपके दिमाग में आप सोचोगे ना, वो आप बनते हुए जाओगे। अगर मैं अभी सर्दी के बारे में सोचने लग जाऊंगा, बहुत ज्यादा सर्दी लगने लग जाएगी, ठीक है जी, और नहीं सोचूंगा तो नहीं लगेगी। वैसे अगर सोचोगे यार आज पढ़ने का मन नहीं है, तो फिर कितनी कोशिश कर लेना, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। और जिस दिन ये सोच लिया कि आज पढ़ना ही है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 घंटे तो लगातार पढ़ लोगे। यहां का खेल है, सिर्फ यहां का खेल है, ठीक है जी। और फिर अभी तो गोंद के लड्डू गलवा लो, गाजर पाक है अपनी, ठीक है, खोवे की बर्फी डलवा लो, आराम से खाओ मजे से, ठीक है। घर वाले ना गाले तो बोल देना कि अब की बार सरकारी नौकरी ले लूंगा, देख लो,
ठीक है, फिर अगले सर्दियों में खुद ही खाऊंगा, आपको नहीं खिलाऊंगा। चलो बताओ, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है? तो आपको भेद याद होगा तो कर दोगे, नहीं याद होगा तो आपके तोते उड़ गएंगे। तो इसका मतलब जिनको लगता है ना हिंदी आसान है, बताओ, अरे बताओ, हिंदी आसान लगती है? हिंदी तो बिल्कुल आसान है। 10 में से 20 नंबर लेने की कोशिश करने वाले स्टूडेंट आंसर कीजिए इसका। जो मेहनत करते हैं वो तो आंसर कर ही देंगे। तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आपका अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। अब एक बात को समझो, मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, अलंकार तो आप पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हुए ना अपने, HSSC ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, ठीक है, बाकी जिनमें हिंदी आती है उनका हो गया, उनमें अलंकार में डीपली पूछा जाता है। बाकी एग्जाम्स में सिर्फ अनुप्रास अलंकार पूछ लेगा, उपमा पूछ लेगा आपसे, ठीक है जी, तत्पुरुष पूछ लेगा, लेकिन यहां पर और डीपली पूछता है, घुस जाओ, अंदर घुस जाओ, ठीक है। तो ये आपको करना है, टेंशन मत लो, एक क्लास में करवा दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले सब कुछ हो जाएगा। अभी तो आपका नोटिफिकेशन ही नहीं आया, फॉर्म भरने ही स्टार्ट नहीं हुए अभी, है ना, लेकिन मेहनत अभी करते रहो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि अगर अब नहीं पढ़ोगे 2-3 महीने तो फिर 2-3 साल पढ़ना पड़ेगा, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो, आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा। तो अगली क्लास में हम आपको वाक्यांश याद करवा देंगे, आज मुहावरे याद करवाएंगे, उससे अगले में वाक्यांश याद करवा देंगे, फिर आपके पर्यायवाची याद करवा देंगे, फिर अलंकार वगैरह जो आपको समझाने वाले होंगे उनको हम बाद में कर लेंगे। तत्पुरुष हो गया, सॉरी वो आपके प्रत्यय हो गए, ठीक है, तत्सम शब्द हो गए, उन सभी को। चलो बताओ, वाक्यांश आपको बताना, वाक्यांश का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहां पर अनेक शब्द दिए हुए हैं, इनका एक शब्द आपको बता दिया है और आपको बताना है किसका होगा। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्राचीन इतिहास से संबंधित? नहीं। ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित, आधुनिक इतिहास से संबंधित, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, आ गया होगा वैसे तो आंसर। तो क्या हो जाएगा? ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इत प्रत्यय से बनने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? पहले तो ये समझिए, जो प्रत्यय होता है ना, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ताकि आप आंसर निकालने की कोशिश करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10वां है शायद। आपको प्रत्यय होता है जो सबसे लास्ट में लगता है, तो अब सबसे लास्ट में देख लो, इत है, वो कहां से आवाज आ रही है, पढ़ के देखो, जहां से इत की आवाज आ रही होगी ना, वो आपका आंसर हो सकता है। पहले पढ़िए, तात्कालीन, क्या इत की आवाज आई? नहीं आई, तो ये नहीं हो सकता। पांडित्य, क्या तय की आवाज आ रही है, इत की आवाज आई? नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में होता है आपका प्रत्यय, है ना। चलो, उसके बाद देखिए, अभिषिक्त, अभिषिक्त, क्या आवाज आई इत की? अत की आई है, ये नहीं हो सकता। तो वैसे ही आपका यही बच गया, तो ये आंसर हो गया। और वैसे करके भी देख लो, फलित, फलित, इत की आवाज आ गई ना, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और एक बार ये एग्जाम्स में आया भी हुआ था भाई, अभिषिक्त, इसका मतलब होता है जैसे अभिषेक करते हैं ना, कि भाई किसी के ऊपर जल चढ़ाते हैं या तेल चढ़ाते हैं, तो वो अभिषेक, उसको बोला जाता है अभिषेक करना, तो उसी को बोला जाता है क्या? अभिषिक्त। यानी कि क्या हो गया आपका? तेल चढ़ाना, पानी चढ़ाना, जो भी होता है वो, ठीक है। इसका मतलब आप समझ जाना, ठीक है। तात्कालिक का मतलब क्या होता है? तात्कालीन का मतलब क्या होता है कि उस समय, वर्तमान में। जैसे आपने ये शब्द कहां पर सुना होगा? 1857 की क्रांति में सुना होगा कि 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे? चर्बी लगे कारतूस, ठीक है, तो वो आपने सुना होगा। तो इसका मतलब ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी के आपके, पहले तो आपके हिंदी के यहां पर समाप्त हो गए हैं 10 क्वेश्चंस। तो अभी कमेंट कर दीजिए सभी स्टूडेंट, अभी सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से ईमानदारी से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम।
ठीक है। और उसके बाद मुहावरे भी अभी हमें याद करने हैं, कीजिए। अब इनको सुमेलित करना है और देखो एक साथ आपके 4 क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है ये, गांधी युग या आप बोल सकते हो गांधी युग से संबंधित क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में काफी बार आता है। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ? अगर याद है तो कर दोगे, किसी एक को पकड़ लीजिए जो आपको याद है। इसका करने का तरीका मैंने क्या बताया हुआ है, इनमें से जो भी आपको याद है एक उसको पकड़ लीजिए, या असहयोग आंदोलन अगर आपको याद है तो आप इसको पकड़ लीजिए, या आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन याद है तो कर लीजिए। अरे मैंने महात्मा गांधी जी का टॉपिक पढ़ाया स्पेशली आपके एचएसएससी ग्रुप डी के लिए ही, तो कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या बताया था कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि हम यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं कि हमने अंग्रेजों की बात नहीं माननी, बिल्कुल आराम से जो वो बोलेंगे उसका उल्टा करना है। सविनय का मतलब आराम से, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा न करना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये था। कब हुआ था ये? दांडी मार्च कब हुआ था? नमक कानून कब तोड़ा गया था? कोशिश कीजिए, पता चल जाएगा। तो ये हुआ था आपका 1930 में। कब हुआ था ये? 1930 में। तो इसका हो जाएगा ये। और कोशिश कीजिए थोड़ा सा। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब क्या था कि सहयोग नहीं करेंगे, और ये आंदोलन सबसे तगड़ा आंदोलन हुआ था। सारे पूरा का पूरा देश है ना वो एक साथ आ गया था महात्मा गांधी जी के साथ, जितने भी नेता थे, जितने भी थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, सारे एक साथ आ गए थे। ये सबसे बड़ा आंदोलन था उस समय का। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर गांधी जी ने जब इसको वापस ले लिया तो फिर क्या हो गया, फिर सभी अलग अलग अपने रास्ते पे चले गए थे। तो ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में। अरे भाई रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि उसका विरोध, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ही वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है जी, जलियांवाला बाग में, जिसको जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दे दिया था, और बहुत सारे हमारे जो देश के व्यक्ति थे वो शहीद हो गए थे, ठीक है जी, जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, वो शहीद हो गए थे। तो ये क्या हो गया? रोलेट एक्ट 1919। अब ये कौन सा आपका मील मजदूर हड़ताल या मील मजदूर आंदोलन, ये कब हुआ था? 1918 में। ये भी मैंने गांधी जी के बारे में आपको पढ़ाया था। तो इस प्रकार से आपको याद करना। आप चेक कर लीजिए, एक का क्या आएगा? एक का 2 होना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। एक का 2 इन दोनों में है। फिर आपका बी का चेक कर लीजिए, बी का 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे याद हैं, अगर नहीं याद हो ना तब चेक करना है। करवा रखा है मैंने, नहीं देखा तो देखिए, अपने इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, या आप सर्च कर लीजिए महात्मा गांधी युग प्रवीण कटारिया, लिख देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। चलो, असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया जब किसानों ने खालिस्तान थाने में आग लगा दी। मैंने आपको बताया कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और पूरा देश साथ आ गया था। गांधी जी ने बोला था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी को यह बात समझ में आई 2 साल के बाद कि भाई जो अंग्रेज है ना वो हमारे सहयोग के लिए नहीं आए हैं, वो तो हमें लूटने आए हैं, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो फिर इस आंदोलन को बंद करना था, तो उसके पीछे एक अहिंसा हो गई थी। कब हुई थी? फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में, ठीक है जी, एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। तो गांधी जी ने बोला कि भाई अब तो आग लग गई है, इसमें अहिंसा थोड़ी हिंसा हो गई है, हम तो अहिंसा से चल रहे थे, तो इसकी वजह से बंद कर दिया गया। और ये कहां पर हुआ था? चौरी चौरा में हुआ था, ठीक है जी। चौरी चौरा के पुलिस थाने में उनको, पुलिस कर्मियों को बंद कर आग लगा दी गई थी। तो ये अपने को याद रख लेना है, ठीक है जी। तो फरवरी 1922 में ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है। सौरमंडल वाला टॉपिक सभी ने पढ़ लिया होगा, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि हमारा वायुमंडल है कितने परतों में विभाजित किया गया है। तो हमारे वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। कितनी परतों में? 5 परतों में। आपने सुना होगा समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो हर एक स्टूडेंट पांचों के पांचों कमेंट करके बताना है, क्योंकि जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है जी। तो आंसर इसका आप सभी को करना है।
अब हम आगे मुहावरे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मुहावरे याद करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, मुहावरे पढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये और क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले भी करवा चुका हूं कि क्षेत्रफल के अनुसार एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है। तो भाई विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे हो जाएगा एशिया महाद्वीप। लेकिन हमसे यहां पर पहला नहीं पूछा, हमसे दूसरा पूछा है कि दूसरा कौन सा महाद्वीप है। तो दूसरा महाद्वीप हो जाएगा जो सबसे बड़ा है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। और इसी महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई ये बहुत कम लोगों को पता था, ठीक है जी, बाद में पता चला है। तो इसको अंध महाद्वीप भी बोला जाता है, ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर कर्क रेखा, जहां पर भूमध्य रेखा और जहां पर मकर रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क हो गई आपकी, ठीक है जी, भूमध्य रेखा हो गई और इसके अलावा मकर रेखा, ये तीनों की तीनों रेखाएं जहां से गुजरती हैं, जिस महाद्वीप से गुजरती हैं, वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। और ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है जी। अब चलो पहले मैं इन नोट्स के बारे में बता देता हूं, फिर आगे हम मुहावरे याद करेंगे। और भाई जिनको हरियाणा पुलिस का एग्जाम देना है ना, तो अपने इन नोट्स में आप सभी के लिए कंप्यूटर भी है, जो आपके एग्जाम्स में 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है जी। तो आपको इनमें इंडिया जीके तो मिलेगा ही मिलेगा, इंडिया जीके जो आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स के लिए, एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए, बाकी सभी मेंस एग्जाम्स के लिए होगा। इसके अलावा ग्रुप डी में आपके साइंस आने वाली है, हरियाणा पुलिस में भी आपके साइंस आने वाली है, बाकी एग्जाम्स में भी आपके लिए साइंस आने वाली है, तो साइंस भी आपको मिलने वाली है और कंप्यूटर भी आपको मिलने वाला है। ये तीनों की तीनों चीज के नोट्स हिंदी भाषा में, पहले बता देता हूं हिंदी भाषा में है, हिंदी भाषा में आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है जी। कंप्यूटर में जो टर्म आपसे एग्जाम्स में इंग्लिश में पूछी जाती है वो यहां पर आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये सारे के सारे नोट्स अपने ऐप पे अवेलेबल हैं और जिसके लिए आपको सिर्फ 99 रुपए देने हैं और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन नोट्स को जरूर परचेज कर लेना, ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इंडिया जीके में हो गया, कंप्यूटर में हो गया, साइंस में हो गया, ठीक है जी। और साइंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने डाले हैं, इंडिया जीके के सिलेक्टेड टॉपिक्स हमने इसमें डाले, ठीक है जी, जिसमें आपका हिस्ट्री भी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया, 99 रुपए आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है जी। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना कोई वैल्यू नहीं रखेगा, ठीक है। ये सोच लेना कि भाई एक दिन थोड़ा सा कम खर्च कर लिया था, ठीक है जी। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब आपको सारे के सारे क्या करने हैं, अब हम आपको मुहावरे याद करवाएंगे, सारे मुहावरे याद करने हैं, समझ के आपको करना है, ठीक है जी। चलो मजा आ जाए तो लाइक करके हमें बता देना कि हाँ सर जी मजा आ गया। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है और बचपन से आपने बार बार पढ़ा है, आंख का तारा। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंख का तारा। तो आंख के तारे का मुहावरे का मतलब क्या होता है कि बहुत प्यारा, कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रिय हो, उसी को क्या बोला जाता है, आंख का तारा बोला जाता है। तो बहुत प्यारा रटना नहीं, समझना है कि इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। अब एग्जाम में आपको कुछ भी लिख के दे सकता है कि बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय व्यक्ति है, बहुत अधिक प्यार करते हो, तो लैंग्वेज कुछ भी लिखी जा सकती है, ठीक है। अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना का सही अर्थ क्या होगा, किसी व्यक्ति की अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसके अर्थ को समझो। अक्ल और अक्ल के ऊपर पत्थर पड़ गया फिर क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर जो अक्ल है, तो अक्ल का मतलब क्या है कि भाई समझदारी की बात करता है, समझदार व्यक्ति है, लेकिन उसके ऊपर पत्थर बढ़ गया तो मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो उसकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब ऑप्शन से आप देखिए आपको पता चलेगा। पत्थर से सिर पर चोट लगना ये कोई मतलब नहीं है। समझदार व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करे, तो यही तो है कि भाई अक्ल तो है उस व्यक्ति में, लेकिन उसकी अक्ल के ऊपर पत्थर पड़ गया,
जिसकी वजह से समझदार व्यक्ति तो वह है लेकिन मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अक्कल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? मूर्खतापूर्ण कार्य करना, समझदार होने के बावजूद भी, यानी सूझ समझ होने के बाद भी गलत काम करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, उसी को बोला जाता है अक्कल पर पत्थर पड़ना। अगले क्वेश्चन पे, ऊंट के मुंह में जीरा होना। तो ऊंट आपने देखा होगा, रेगिस्तान का जहाज ऊंट। ऊंट बहुत बड़ा होता है, उसका शरीर बड़ा विशाल होता है और उसके मुंह में आप जीरा डाल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति तो बहुत बड़ा है लेकिन उसको थोड़ा सा आप खाने के लिए दे रहे हो, तो क्या होगा? अर्थ समझ गए? आप ऑप्शन देख के आप आंसर कर दो कि बहुत कम और अपर्याप्त। बहुत अधिक खाना ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आवश्यकता तो अधिक है लेकिन उसको मिल बहुत कम रहा है। तो बहुत कम या अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब भी क्या है कि उसके लिए पर्याप्त नहीं है, कमी है। ठीक है जी, ऊंट को पसंद आने वाला भोजन, मसालेदार भोजन, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से ये आंसर हुआ है? या आपको ऑप्शन में ये भी लिख के दे सकता है कि आवश्यकता अत्यधिक और जो मिल रहा है वो क्या है? बहुत कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। चलो, कान पर जू तक न रेंगना के अर्थ क्या होगा? कान पर जू तक न रेंगना, कान के ऊपर जू तक न रेंगने का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति बोले जा रहा है, बात बताया जा रहा है, जैसे मैं आप सभी को बोलता रहता हूं कि भाई पढ़ते रहो पढ़ते रहो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ते, है ना? तो उसी को बोला जाता है कि बात तो सुन रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव उनके ऊपर कोई नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर वो गौर नहीं कर रहे या उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कान पर जू न रेंगने का तो बहरा होना तो नहीं होगा, बिल्कुल प्रभावित न होना। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि बोले जा रहा है कोई व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसी को बोला जाता है कान पर जू तक न रेंगना। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुड़ गोबर करने से क्या तात्पर्य है? गुड़ गोबर करने से, तो क्वेश्चंस को ही समझिए। गुड़ गोबर यानी गुड़ है, गुड़ क्या होता है? बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है जी, अभी सर्दियों में बहुत अच्छी चीज आप सभी के लिए गुड़। और गोबर, भाई यहां पर खाने की बात हो रही है, तो गुड़ गोबर करने का मतलब है कि गुड़ बहुत अच्छी चीज है, उसका गोबर कर दिया। तो आप गोबर कर दिया तो मतलब खराब कर दिया। तो अब इसका मतलब बता दो, मैंने आपको बता ही दिया। तो मीठा व्यवहार करना ये तो नहीं है, क्योंकि गोबर ही कर दिया तो मीठा व्यवहार कहां से होगा? किसी काम को बिगाड़ देना, बिल्कुल सही बात है। गुड़ था, बहुत अच्छी चीज थी और उसको खराब करके क्या बना दिया? गोबर बना दिया, वेस्ट बना दिया। तो यही हो जाएगा किसी काम को बिगाड़ देना। सफाई करना नहीं होगा, खाना बनाना नहीं होगा। ठीक है, तो रटो मत, अर्थ को समझ के चलो। गुड़ गोबर कर देने का मतलब होता है किसी अच्छी चीज को खराब कर देना। अब ऑप्शंस एग्जाम में हो सकता है सेम का सेम ना मिले, लेकिन अगर आपको इसका अर्थ पता है तो आप 4 ऑप्शंस देख के आप आंसर आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि आजकल है ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इस बार एडिक्विटी है, वो आपका एग्जाम करवाने वाली है, तो आपको और भी अलग प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको अर्थ पता होगा तभी आप आराम से आंसर उसका कर पाओगे। चलो, घी के दिए जलाना मुहावरे का प्रयोग कब किया जाता है? तो घी के दिए जलाना, अब घी का दिया कौन जलाता है? भाई देसी घी है ना, उसका रेट हो रहा है 1100-1200 रुपए। ठीक है, गांवों की बात कर रहा हूं, शहरों में तो और भी बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। ठीक है, तो इतना महंगी चीज अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो कोई व्यक्ति खुशी है तभी वो इस्तेमाल करेगा। और घी के दिए जलाना कब जलाते हैं? खुशी के अवसर पर। क्या हो जाएगा भाई? खुशी के अवसर पर घी के दिए जलाते हैं। ठीक है, दिवाली के अवसर पर तो आपने देखा होगा, दिवाली के अवसर पर भी लोग तेल के दिए जलाते हैं। ठीक है, कोई एक स्पेशल दिया होता है, वही घी का जलाया जाता है। तो इसलिए स्पेशल चीज होनी चाहिए, खुशी के अवसर पर ही मनाया जाता है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, चलो, चादर से बाहर पांव पसारना। अब क्वेश्चंस को समझो, चादर से बाहर पांव पसारना, भी सर्दी का मौसम है और चादर से बाहर अगर आप पांव पसारोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है,
क्या हो जाएगी भाई, दिक्कत हो जाएगी, ठंड लग जाएगी आपको। तो बताओ अब इसका क्या होगा। चादर से बाहर पांव पसारना, इसका मतलब जो चीज है उससे बाहर आपका निकल रहा है, पांव निकल रहा है, चादर है उससे बाहर आपका निकल रहा है पांव, तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो जितनी चादर है उसी हिसाब से आपको पांव पसारना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सोते समय बेचैन होना नहीं, अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करना, ये हो जाएगा कि भाई जो चीज जितनी है ना उसी का इस्तेमाल करो, वरना फिर दिक्कत होगी। तो अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च करना बोला जाता है चादर से बाहर पांव पसारना। ठीक है जी, चलो। योगासन करना, लंबा होना, ये तो नहीं होगा, आप सभी को पता ही है। ठीक है, ऑप्शंस देख लिया करो, अगर कोई भी डाउट लगे ना तो बाकी ऑप्शंस देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब क्या है कि भाई भैंस किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस होगी। तो लाठी का मतलब क्या है, ताकत की बात हो रही है, यहां पर पावर की बात हो रही है। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस का मतलब क्या हो जाएगा, शक्तिशाली का शासन। जैसे अब सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है ना, क्योंकि उसके पास क्या है, शासन है। तो शक्तिशाली का क्या हो जाएगा, शासन हो जाएगा, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो शक्तिशाली का शासन होता है। तो आज के समय में आपको अपनी शक्ति बढ़ानी है, और आप अपनी शक्ति कैसे बढ़ाओगे, सरकारी नौकरी लगते ही आपके आसपास में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, ठीक है, दोस्ती यारी में, हर जगह आपकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। फौजी बन जाओगे तो आपका सम्मान बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नौकरी, इसके लिए मेहनत कीजिए, आप शक्तिशाली अपने आप बन जाओगे। ठीक है जी। दाल में काला होना, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। दाल में काला होने का मतलब क्या है कि कुछ तो गड़बड़ है। दाल काली है तो इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है, दाल में काला होना। ठीक है, बाकी मान लो दाल पीली है, अपनी चने वाली दाल है, और उसमें कुछ काला काला आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ खराबी है। तो दाल में काला होने का मतलब हो जाएगा भाई कुछ गड़बड़ या संदेहास्पद होना, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ठीक है जी, चलो। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 9-2-11 होने का मतलब क्या हो जाएगा, तो 9-2-11 होने का मतलब हो जाएगा तुरंत भाग जाना। 9-2-11 का मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत भाग जाना। लेकिन अगर हो 1 और 1-11 होना, देखो दोनों में डिफरेंस है, यह है 9-2-11 होना, तो इसका मतलब है तुरंत भाग जाओ। लेकिन 1 और 1-11 होने का मतलब होता है शक्तिशाली बनना। ठीक है जी, अब बोला जाता है ना कि भाई हम दो दोस्त हैं, एक वो है एक मैं हूं, दोनों मिलकर 11 के समान है। तो 1 और 1-11 होना, उसका मतलब है शक्तिशाली होना, पावरफुल होना। लेकिन 9-2-11 का मतलब हो जाएगा तुरंत भाग जाना, इस बात को नोट कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी पानी होना, पानी पानी होना, तो पानी पानी होने का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई शर्मिंदा होना। ठीक है जी, पानी पानी होने का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है वो पानी पानी हो गया, मैं तो पानी पानी हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, शर्मिंदा होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। फूटी आंख न सुहाने से तात्पर्य क्या होगा। फूटी आंख न सुहाना, आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति है ना, वो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल देखने का मन नहीं करता, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब देख लीजिए कौन सा है। आंख में चोट लगना ये नहीं होगा, बहुत बुरा लगना, नींद न आना ये नहीं होगा, किसी को बिल्कुल भी पसंद न आना, किसी को बिल्कुल पसंद न आना या बहुत बुरा लगना, इन दोनों में सोच के बताओ आप क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ। किसी को बिल्कुल पसंद न आना, तो फूटी आंख न सुहाने का मतलब हो जाएगा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ठीक है जी, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता फिर आपका ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर कर देते। बाट जोहना मुहावरे का सही प्रयोग क्या होगा। बाट जोना, कि किसी की बाट जोना, तो बाट जोने का मतलब क्या होता है, इंतजार करना, किसी का वेट करना।
तो क्या हो जाएगा, किसी की प्रतीक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन में अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखा है किसी की प्रतीक्षा करना, लेकिन आपको ऑप्शन में लिख के दे सकता है कि किसी का इंतजार करना, या सिर्फ इतना ही लिख देगा इंतजार करना। ठीक है जी, तो बाट जोहने का मतलब क्या होता है, इंतजार करना, वेट करना, कि पता नहीं मैं उसकी कब से वेट कर रहा हूं, कब से बाट जो रहा हूं, वो आया नहीं है, आई नहीं है। तो ऐसे मुंह में पानी आना किस भाव को व्यक्त करता है, ये आपको बताना है। मुंह में पानी आना, ठीक है जी, मुंह में पानी आना, आपके मुंह में पानी कब आता है बताओ। अभी सर्दी का मौसम है, जैसे ही आपने गुलाब जामुन देखा, जैसे ही आपने गरम गरम गाजर का हलवा देखा, आपके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लार टपकना या ललक पैदा होना। ललक पैदा होने का मतलब है कि कोई चीज पसंद आ जाना, कि हाँ अभी मिल जाए। जैसे आप गोलगप्पे खाने जा रहे हो और उसको देखते ही मन आ गया कि भाई हाँ मुंह में पानी आ गया, अब तो खाना ही पड़ेगा, तो उसी को बोला जाता है ललक पैदा होना। ठीक है जी, तो मुंह में पानी आने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको लार टपकना बोल सकते हो, ललक पैदा होना बोल सकते हो, जो भी ऑप्शन में हो समझ जाना। ठीक है जी, लार कब टपकती है, जब कोई चीज पसंद आ जाती है। ठीक है जी, चलो, लोहे के चने चबाने का मतलब क्या है। तो लोहे का चना है, आप चबा सकते हो क्या, नहीं चबा सकते हैं ना लोहे का चना। लोहे का चना चबाओगे तो आपके दांत टूट जाएंगे, है ना जी। तो इसका मतलब लोहे के चने चबाना क्या है, मुश्किल काम है। तो अब देख लो क्या है, कठिन काम करना। ठीक है जी, लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठिन काम करना। ठीक है, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो क्या हवा से बात करना पॉसिबल है, पहले तो ये बताओ, क्या हवा से बात करना पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन हवा से बात करना यह अतिशयोक्ति हो रहा है। ठीक है जी, लेकिन किस रीजन से हो रहा है वो आपको बताना है। तो हवा से बात करने का मतलब होता है कि बहुत तेज, आपने देखा होगा ना, कोई गाड़ी जा रही है, कोई घोड़ा जा रहा है, कोई आदमी भाग रहा है, तो बोलते हैं ये तो हवा से बातें कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तेज दौड़ना। देखो प्रार्थना करने के लिए हवा से बातें करने वाला नहीं आएगा, रहस्यमय तरीके से बात करना ये भी नहीं होगा, बिना सर पैर की बातें करना ये भी नहीं होगा, तो यही हो जाएगा। और आपने सुना भी होगा चेतक के बारे में कि आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने बोला इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है जी, तो चेतक घोड़ा है, और सुना होगा कि जो चेतक घोड़ा है वो हवा से बातें करता था, इसका मतलब बहुत तेज दौड़ता था। तो हवा से बातें करने का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत तेज दौड़ना। ठीक है जी, और तेज दौड़ना आप बोल सकते हो इसको। तेज का मतलब भी यही होता है कि बहुत ज्यादा स्पीड में व्यक्ति जा रहा है। अपना उल्लू सीधा करना, वाक्यांश का प्रयोग आपको बताना है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपना काम निकाल लेता है। ठीक है, बचपन से पढ़ा है आपने, तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या हो जाएगा, अपना काम निकाल लेना। तो पक्षियों की देखभाल करना ये नहीं होगा, किसी को सीधा रास्ता दिखाना ये नहीं होगा, अपनी बुद्धिमानी प्रकट करना ये भी नहीं होगा, स्वार्थ सिद्ध करना ये हो जाएगा। स्वार्थ सिद्ध करने का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई अपना काम निकालना। स्वार्थ का मतलब होता है अपने आप से। ठीक है, स्वार्थी होना, खुद के बारे में सोचना, उसको बोला जाता है। तो स्वार्थ सिद्ध करने का मतलब होता है अपना काम निकाल लेना, तो उसी को बोला जाता है अपना उल्लू सीधा करना या स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है जी, आजकल लोग है ना बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि मेरे बहुत ज्यादा प्रिय दोस्त है या मेरी बहुत यहां से बोलचाल अच्छी है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बच के रहना है आपको। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, आपने सुना होगा कि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए, दांत खट्टे कर दिए, सॉरी, छक्के छुड़ाने का मतलब भी वही होता है। दांत खट्टे करने का मतलब होता है हरा देना, बुरी तरीके से हरा देना। तो हार का स्वाद चखना या मात देना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, दांत खट्टे करने का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को हरा देना।